शाहरुख खान कभी अजय शर्मा बन के तो कभी विक्की मल्होत्रा बन के लगातार अपने दुश्मनों का सफाया करता जा रहा था जो उसके मकसद के आड़े आता। वो चाहे गुनहगार था या बेगुनाह था, उसने सबको गाजर मूली की तरह उखाड़ फेंका। इसे कहते हैं मकसद नहीं भूलना। अब सैलाब आएगा मदन चोपड़ा। एनीवेज, बाजीगर फिल्म आप सबने देखी होगी और देखा होगा कि आखिर में हीरो अजय शर्मा विलन मदन चोपड़ा का सीख कबाब बना देता है। लेकिन मेरा एक ही सवाल है कि पूरी फिल्म में एक भी मर्डर ना करने वाला मदन चोपड़ा असली विलन है या फिर 5 बेगुनाह लोगों को मौत के घाट उतार देने वाला अजय शर्मा असली विलन है। आइए आज बाजीगर फिल्म को दूसरे एंगल से खंगालने की कोशिश करते हैं। फिल्म देखते हुए मुझे ऐसा लगा कि लोगों को मारते मारते अजय शर्मा ये सोचने लगा होगा, शुरू मजबूरी में किए थे, अब मजा आ रहा है। शाहरुख खान फिल्म के क्लाइमेक्स में काजोल को एक कहानी सुनाता है जिसमें वो बताता है कि किस तरीके से उसके पिता मदन चोपड़ा ने उसकी पूरी फैमिली को बर्बाद कर दिया। बट कहानी थी क्या? मदन चोपड़ा ने सिवाय एक छोटे से ईव टीसिंग के, जिसमें उसने राखी के लिए सिर्फ इतना कहा था कि तुम जैसी खूबसूरत औरत रहेगी कहाँ, खाएगी क्या, नहाएगी कहाँ, नहाएगी। बस इसके अलावा उसने पूरी फिल्म में कोई गलती नहीं की थी। इसको थोड़ा समझते हैं। मदन चोपड़ा ने शर्मा इंडस्ट्रीज के मालिक के साथ फ्रॉड किया जिसके लिए मदन चोपड़ा को जेल जाना पड़ा। जेल की सजा काटकर वो वापस अपने मालिक के पास आता है, उनसे माफी मांगता है और उसका मालिक उस पर दया करके उसे फिर से नौकरी पर रख लेता है। ये थी अजय शर्मा की पिता की पहली गलती। दयावान होना अच्छी बात है, लेकिन जो ऑलरेडी एक बार धोखा दे चुका है उस पर दोबारा से दया दिखाना बेवकूफी होती है। इसके बाद मदन चोपड़ा फिर से शर्मा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में ईमानदारी से काम करने लगता है और फिर शर्मा इंडस्ट्रीज का मालिक मदन चोपड़ा पर दोबारा से इतना ट्रस्ट करने लगता है कि वो अपनी कंपनी की पावर ऑफ अटर्नी उसके हाथ में दे देता है। यानी उसकी गैर हाजिरी में मदन चोपड़ा कंपनी के लिए कोई भी फैसला ले सकता था। अब टाइम गैप को समझिए। दोबारा से मदन चोपड़ा को काम पर रखने और उसे पावर ऑफ अटॉर्नी देने में शर्मा इंडस्ट्रीज के मालिक ने 6 महीने भी नहीं लगाए। 6 महीने से कम के टाइम में उसने मदन चोपड़ा पर फिर से ट्रस्ट कर लिया और इसे बेवकूफी कहते हैं। बिजनेसमैन ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सोच रहे होंगे 6 महीने का समय कैसे पता चला? तो जब मदन चोपड़ा अपनी बेटियों के साथ माफी मांगने आया था उस वक्त अजय शर्मा को देखें, और जब मदन चोपड़ा शर्मा इंडस्ट्रीज अपने नाम पे करवा लेता है उस वक्त छोटे अजय शर्मा को देखें तो चेहरे में कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। इट मींस कि आधे साल से भी कम समय के अंतराल पर मदन चोपड़ा शर्मा इंडस्ट्रीज के मालिक को दोबारा बेवकूफ बनाने में कामयाब रहता है। आई डोंट थिंक इसमें मदन चोपड़ा की गलती है। वो सियाना निकला, तेज तर्रार निकला और बिजनेस में इसे स्मार्टनेस कहते हैं। अब बात आती है अजय शर्मा के फैमिली की मौत की। तो अजय शर्मा के पिता की तबीयत ऑलरेडी खराब थी और फिर उसे दवाइयों के लिए बारिश में जाना पड़ता है जिससे उसे हार्ट अटैक आता है और वो मर जाता है। ये देखकर अजय अपनी दूधमुही बहन को लेकर बारिश में निकल जाता है। अब ये तो बेवकूफाना हरकत थी ही। उसे इतनी भी अकल नहीं थी कि इतनी छोटी बच्ची को इतनी बारिश में ले जाएगा, तो अंडरस्टूड था कि वो नहीं बचेगी। ठीक है, वो उस छोटी बच्ची को घर में छोड़ के जाता तो वो रोती, बट इट्स ओके, वो रोती बट बारिश में तो मर ही गई। और फिर उसकी माँ इन सब सिचुएशन के चलते मेंटली इल हो जाती है। इंडस्ट्री हाथ से जाने के बाद भी एक पिता का फर्ज था कि एटलीस्ट वो अपने परिवार के खाने पीने की व्यवस्था तो कर ही देता। एकदम से निठल्ले की तरह घर बैठना तो अजीब था। इतना बड़ा बिजनेसमैन कुछ भी करके अपने परिवार को पाल सकता था, लेकिन नहीं, और इन्हीं वजहों से उसका परिवार बिखर गया। लेकिन अजय शर्मा ने इसका बदला मदन चोपड़ा से कैसे लिया? अच्छा, जब अजय शर्मा ने यही कहानी काजोल को सुनाई तो उसके दिल में अजय के लिए ऐसी सिंपैथी जाग जाती है कि वो अपनी बहन, अपनी दोस्त, अपनी बहन के दोस्त, जब सबकी मौत को भूल जाती है और उसकी नजर में एक ही विलन रह जाता है और वो खुद उसका बाप। क्योंकि बात ये नहीं आप है। अब मदन चोपड़ा की बात करें तो वो शुरू से ही अच्छा बिजनेसमैन था। उसने चालाकी से या फ्रॉड से सही शर्मा इंडस्ट्रीज को कब्जे में लेकर उसका मालिक बन बैठा। लेकिन वो टैलेंटेड बिजनेसमैन था क्योंकि जब तक अजय शर्मा उसे बदला लेने के लिए मुंबई आता है तब तक वो कई और इंडस्ट्रीज का मालिक बन चुका था। मींस ही वाज गुड एज अ बिजनेसमैन। दिलीप ताहिल अपने पीए से कहते हैं कि गिरधारी लाल की कंपनी अब हमारे कब्जे में है, जाकर उसका चार्ज लो और अब से उस कंपनी का नाम होगा सीमा गारमेंट्स। गिरधारी लाल की फैक्ट्री अब हमारे कब्जे में। आज के बाद इस फैक्ट्री का नाम होगा सीमा गारमेंट। अब फिल्म में ये डायलॉग सुन के लगता है कि मदन चोपड़ा ने जबरदस्ती गिरधारी लाल की कंपनी पर कब्जा कर लिया है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मदन चोपड़ा ने गिरधारी लाल को कर्ज के तौर पर अमाउंट दिया होगा जो वो नहीं लौटा पाया, तो गिरधारी को वो कंपनी मदन चोपड़ा के नाम पर करनी पड़ी होगी या कोई दूसरा लीगल टर्म के तहत कंपनी मदन चोपड़ा की हुई होगी। लेकिन क्योंकि मदन चोपड़ा को विलन दिखाना है तो इस डील को इस तरह से दिखाया गया। अगर मदन चोपड़ा को पॉजिटिव कैरेक्टर दिखाना होता तो वो कहता कि गिरधारी लाल की कंपनी को हमने टेक ओवर कर लिया है, कब्जा नहीं कहता। सो मदन चोपड़ा वॉज एन इंटेलिजेंट बिजनेसमैन, दैट्स इट।
इसके बाद मदन चोपड़ा की बात करें तो ही वॉज गुड एज अ फादर। ये मेरी बेटी आज के समय में भी बेटा ना हो तो पिता चिढ़ा बैठा रहता है कि मेरी सिर्फ बेटियां हैं। ऐसे में 1991 में भी मदन चोपड़ा खुले विचारों वाला व्यक्ति था जो अपनी दोनों बेटियों से बेहद प्यार करता था। अपनी बड़ी बेटी सीमा के नाम पर वो कंपनी खरीदता है और छोटी बेटी के एक बार कहने पर उसे स्पोर्ट्स कार देने तक का वादा कर बैठता है। हाँ, और मेरे लिए तुम्हें क्या चाहिए? स्पोर्ट्स का। बस एक स्पोर्ट्स का मिल जाएगी। ऐसा आदमी विलन कैसे हो सकता है? अकेले उसने अपनी दोनों बेटियों को बड़ा किया था। बेटियों के साथ उसके सीन्स इतने अच्छे लगते हैं मानो उसकी दुनिया उसकी बेटियां ही हैं। उसके अंदर एक आदर्श पिता की छवि दिखती है। एक दृश्य में जॉनी लीवर जो कि मदन चोपड़ा का हेड कुक था, वो डाइनिंग टेबल पर खाना रखने की जगह फिंगर बाउल रख देता है। इस बेहूदगी पर भी मदन चोपड़ा उससे प्यार से पूछता है, बाबूलाल ये क्या है? ये फिंगर बाउल क्यों ले आया? बाबूलाल, हाँ जी, ये क्या है? सूप है। ये सूप है। हाँ। ये फिंगर बोर्ड में खाने के बाद हाथ धोते हैं। देखिए, पूरी फिल्म में बाबूलाल को उल्टी सीधी हरकतें करते दिखाया जाता है। ऑफ कोर्स बाबूलाल मेंटली थोड़ा सा इल था और ये बात ऑफ कोर्स मदन चोपड़ा को पता होगी। उसके बाद भी उसे अपने यहाँ काम पे रखा हुआ था क्योंकि वो भी इस बात को समझता होगा कि बेचारे को दूसरा कोई काम देगा नहीं, रहने दो इसे यहीं पर। सी दिस इज मदन चोपड़ा दरिया दिली। मदन चोपड़ा को रेस का शौक था और आखिर रेस के वक्त वो कहता है कि आखिर रेस इसलिए कि हमेशा वही रेस में पार्टिसिपेट करेगा तो दूसरे यंग रेसर्स को जीतने का मौका कैसे मिलेगा। जब तक नंबर 1 नहीं हटेगा तो नंबर 2 को चांस कहां से मिलेगा? मदन चोपड़ा को यंग रेसर्स की भी चिंता थी, इसलिए वो अपने सबसे फेवरेट गेम से भी संन्यास ले लेता है। वहीं दूसरी तरफ शाहरुख खान यानी अजय शर्मा उर्फ विक्की मल्होत्रा। शाहरुख खान को मदन चोपड़ा से बदला लेना था, लेकिन उसने किया क्या? उसकी बेगुनाह बेटी को 25 मंजिल से नीचे फेंक दिया। सो डिस्गस्टिंग। उसने दो सच्चे लवर्स की जिंदगी से खेला। पहला शिल्पा शेट्टी का सच्चा आशिक जो बिना किसी लालच के सीमा से एक तरफा प्यार करता था, उसके लिए नोट्स बनाता था लेकिन कभी अपने प्यार का इजहार नहीं कर सका। और शिल्पा शेट्टी यानी सीमा भी कभी उसके प्यार को समझ नहीं सकी। उसे पसंद आया चश्मिश अजय शर्मा। तो पहले तो सीमा के तौर पर उसने रवि यानी सीमा के लवर की प्रेमिका उससे छीन ली और फिर बेदर्दी से उसे भी मार दिया। वहीं दूसरी तरफ इंस्पेक्टर करण सक्सेना, एक ईमानदार पुलिस वाला, एक गवर्नमेंट जॉब वाला लड़का जिसके बचपन का प्यार थी कॉलेज का प्यार थी काजोल, जो हम ऑडियंस को भी पता चला जब छुपाना भी नहीं आता सॉन्ग की शुरुआत होती है। जिस तरीके से गाने की शुरुआत में अन्नू मलिक को दिखाया गया, मुझे तो लगा ये फिर से गाना गाएगा, बट थैंक गॉड विनोद राठौड़ ने माइक संभाल लिया। हाँ, वो अलग बात है कि अन्नू मलिक ने अपनी खुजली मैं मिला तू मिली करके निकाल ही ली। हाँ, तो करण सक्सेना से भी उसकी प्रेमिका को छीनने का श्रेय शाहरुख खान को ही जाता है और एक बार को तो शाहरुख काजोल और सिद्धार्थ की नजदीकियों से चिढ़ने भी लगा था। क्यों तुम उससे बार बार मिलने के लिए जाती हो? कभी पुलिस स्टेशन में, कभी कॉफी शॉप में। सही है भाई, शाहरुख को भी एहसास होना चाहिए कि जब किसी दूसरे की गर्लफ्रेंड को छेड़ते हैं तो उसके प्रेमी को कितना बुरा लगता होगा। जब किरण के पीछे पड़ा तब कुछ नहीं, चलो किरण से तो सन्नी देओल की शादी होने वाली थी, लेकिन अंजाम फिल्म में तो माधुरी की शादी दीपक तिजोरी से ऑलरेडी हो चुकी थी, फिर भी उसके लिए पागलपन। सही हुआ बाजीगर। भैया जी आप मुद्दे से भटक रहे हैं। ओके, मैं भटक गया, सॉरी। अच्छा, ये अजय शर्मा और विक्की मल्होत्रा के बीच का चक्कर नहीं समझ आया। जिस प्रकार से ये पहेली सालों तक बनी रही कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, उसी प्रकार से ये $1000 क्वेश्चन है कि सिर्फ एक लेंस लगाकर अजय शर्मा विक्की मल्होत्रा कैसे बन जाता है। अजय शर्मा ने शिल्पा शेट्टी को क्यों मारा, इसका जवाब उसके पास तब नहीं था जब काजोल ने उससे ये पूछा था कि इसमें उसकी क्या गलती थी। जिस बेरहमी के साथ मेरी बहन को छत से फेंका था, इतनी बेरहमी से तो कोई अपना खिलौना भी नहीं फेंकता। बट हम इस हत्या पर डिस्कस करेंगे। अजय शर्मा के पॉइंट ऑफ व्यू से सीमा को मारने का कारण यह हो सकता है कि अगर सीमा चोपड़ा जिंदा होती तो वो मदन चोपड़ा का अकेला वारिस नहीं बन सकता था, क्योंकि मदन चोपड़ा की जायदाद दोनों बहनों में बराबर बंटती। ऑफ कोर्स आधी जायदाद सीमा के हस्बैंड को जाती, जो शाहरुख खान को मंजूर नहीं थी। दूसरी थ्योरी कि शाहरुख खान जब छोटा था तो उस बारिश की रात उसकी बहन उसके हाथों में मरी थी, तो शायद वो भी मदन चोपड़ा को वही दर्द फील कराना चाहता हो जो उसने अपनी बहन के मरने पर फील किया था। तीसरी थ्योरी कि अजय शर्मा ने अपनी मां से वादा किया था कि वो मदन चोपड़ा के पूरे खानदान को बर्बाद कर देगा, इसलिए सीमा चोपड़ा को भी मारा। चौथी थ्योरी कि वो खुद दोनों बहनों का बॉयफ्रेंड बन चुका था, ऐसे में एक न एक दिन उसकी पोल खुल जाती, इसलिए एक बहन को मारना जरूरी था। और वो काजोल भी हो सकती थी, बट उसने थोड़ी ज्यादा बेवकूफ बहन को चुना क्योंकि उसे मारना आसान था।
अब ऐसी बेवकूफ लड़की जो खुद कागज पर लिखकर अपना मृत्यु पत्र दे दे, उसे मारने में क्या दिक्कत हो सकती थी? फूलिश गर्ल। खुदकुशी कर रही हूँ, इसमें किसी का दोष नहीं है। शाहरुख खान खुद को पहली बार मदन चोपड़ा के सामने रेसर के तौर पर प्रस्तुत करता है और साथ में यूं ही ऐड कर देता है कि वो स्पोर्ट्स कार में भी डील करता है। एक रात पहले ही काजोल ने अपने पिता से स्पोर्ट्स कार की डिमांड की थी। मदन चोपड़ा को वो याद आता है तो वो शाहरुख को बोलता है कि मुझे स्पोर्ट्स कार चाहिए, मुंबई में मिलना। अब शाहरुख को तो नहीं पता था कि काजोल को स्पोर्ट्स कार की जरूरत है, उसने तो ऐसे ही स्पोर्ट्स कार डीलर बोल दिया था। अगर वो खुद को स्पोर्ट्स कार डीलर नहीं कहता तो शायद दोबारा कभी काजोल या फिर मदन चोपड़ा से नहीं मिल पाता। पता नहीं विक्की मल्होत्रा की प्लानिंग इतनी कच्ची कैसे थी। एक फनी इंसिडेंट फिल्म का था कि रेस से पहले काजोल कहती है कि कोई भी विक्की पिक्की निक्की सिक्की मेरे डैड के आगे नहीं टिक सकता। विक्की पिक्की निकी सिकी। लेकिन जब शाहरुख रेस जीतने के बाद काजोल से बात करता है तो काजोल की बात रिपीट करता है और कहता है तुमने ही तो कहा था कि कोई भी इक्की मिक्की चिक्की लिक्की उसके डैड के आगे नहीं टिक सकता। इक्की मिक्की चिक्की लिक्की। अब काजोल ने कहा था विक्की पिक्की निक्की सिक्की और शाहरुख ने उसे दोहराया इक्की पिक्की चिक्की लिक्की। विक्की पिक्की निकी सिकी। इक्की मिक्की चिक्की लिक्की। दोनों अलग था भाई। भैया जी इसका कोई लॉजिक है? अरे ढूंढू, लॉजिक तो इस पूरे एपिसोड का ही नहीं है क्योंकि जो होना था वो तो 1992 में हो चुका इस फिल्म में। लेकिन क्या है कि इस फिल्म से दिल जुड़ा हुआ है, जितनी बात करो अच्छा ही लगता है। ओके, इस सीन के बाद शाहरुख का मोस्ट पॉपुलर डायलॉग आता है, हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। लेकिन भगवान कसम आज तक इसका मतलब समझ नहीं आया मुझे। और हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। भाई जो ऑलरेडी हार गया वो जीत कैसे सकता है? और चलो अगर जीत भी गया तो वो बाजीगर कैसे कहलाएगा यार? अकॉर्डिंग टू गूगल बाजीगर मीन्स जगलर। जगलर का मतलब एक समय में कई वस्तुओं को हवा में उछाल उछाल के बारी बारी से पकड़ना। पता नहीं हार के जीतने वाले को ये जगलर कैसे कह सकते हैं। शाहरुख फिल्म में चोपड़ा परिवार के साथ साथ दो बाहरी लोगों को भी मार देता है, सीमा का क्लासमेट और सीमा की होटल वाली फ्रेंड। इसके लिए शाहरुख खान का मानना था कि गेहूं के साथ घुन तो पिसता ही है। फिल्म के क्लाइमेक्स में जब शाहरुख और दिलीप ताहिल के बीच सीख कबाब कंपटीशन चल रहा होता है, उससे पहले शाहरुख के कोट में बॉल थी, वो मदन चोपड़ा को मारने ही वाला था कि करण सक्सेना दे देता है उसे मां का वास्ता। तुम्हारी माँ का वास्ता। और इसी वास्ते के चक्कर में शाहरुख खान मदन चोपड़ा के सरिये का सीख कबाब बन जाता है। तुम्हारी माँ का वास्ता अपने पास ही रख। अब आप ही बताइए कि इस फिल्म में 5-6 लोगों को मारने वाला अजय शर्मा उर्फ विक्की मल्होत्रा विलन था या एक सफल बिजनेसमैन मदन चोपड़ा विलन था? फिल्म के आखिर में अजय शर्मा अपनी मां के हाथ में दम तोड़ता है। इस पूरे कांड से अजय शर्मा को हासिल क्या हुआ? प्रेमिका से हाथ धो बैठा, मंगेतर की शादी अब पुलिस वाले के साथ हो जाएगी, प्रॉपर्टी का सुख वो भोग नहीं पाया, मोस्ट इंपॉर्टेंट मां का वास्ता मां का साथ भी छूट गया। आखिर में बचा सिर्फ त्रिवेदी राखी। बाजीगर फिल्म में भी बेटा मर गया, वो बच गई। इसके 3 साल बाद अगेन करण अर्जुन फिल्म आई, उसमें अर्जुन मर गया, राखी बच गया। और फिर बेटे को अगेन एक जन्म लेके आना पड़ा, लेकिन तब भी राखी जिंदा थी। टू मच ऑफ कंफ्यूजन। खत्म करते हैं ये एपिसोड। बी सेफ, हैव फन। मिलते हैं अगली बार फिर किसी नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए